अनसेंसर ज्ञान के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपने सामीन के सामने एक मंजर पेश करना चाहता हूँ। एक रंगीन महफिल है, गजलों का दौर चल रहा है, खूबसूरत चेहरे रंगीन कपड़ों में मौजूद हैं, फिलोसफी, लिटरेचर, सियासी मामलों पर बातचीत हो रही है। तो आपके जहन में आएगा तो जाम भी चल रहे होंगे। है दुनिया के किसी मुल्क में कहेंगे तो ये सही बात है कि जाम चल रहे होंगे। और अगर बात पाकिस्तान की करेंगे तो आप कहेंगे ये तो मुमकिन नहीं। ये मु, ये मुमकिन नहीं और गैर मुमकिन भी नहीं। और क्या इन दोनों के बीच ये दोनों बातें शराब और पाकिस्तान एंटीथीसिस है? इन सब पे बातचीत करने के लिए, इस मौजू के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से मशहूर सहाफी कुंवर खुल्हन साहब। कुंवर खुल्हन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। अरुण साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो वो खुल्हन साहब का तारुफ कराने के मोहताज नहीं है, फिर भी अगर अपने सामने को करा दूं, ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैगजीन्स के लिए काफी काम करते हैं, लिखते हैं, जिनमें ये पाकिस्तान बेस्ड कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, डिप्लोमेट के इनके मजमून आते रहते हैं स्पेक्टेटर्स में, और फ्री थिंकर में भी इनका आया है। हमने इनसे बातचीत इसलिए की, इस मौजू इसलिए चुना क्योंकि हाल ही में इनका पॉडकास्ट आया है प्रूफ पे, फाइंडिंग बियर इन पाकिस्तान। तो तभी हमने कहा इस ये मौजू भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो उसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमने कुंवर साहब को दावत दी है। तो कुंवर साहब, आपसे बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जी। आपसे बात करने के लिए मैं थोड़ा सा गूगल कर रहा था, तो उसमें एक मजमून आया न्यूयॉर्क टाइम्स में। उसके ऊपर एक लाइन थी, बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मुझे लगता है कि वो सरमराइज करेगी आपका वो जो था पॉडकास्ट। उसमें लिखा है कि ड्रिंकिंग एंड डिनाइंग ड्रिंकिंग एंड डिनाइंग इज द ओल्डेस्ट कॉकटेल इन पाकिस्तान। तो ये बात अपने आप में किस तरह से समराइज करती है ड्रिंकिंग हैबिट को पाकिस्तान में? ये बखूबी समराइज करती है। मेरे ख्याल में मोहम्मद हनीफ साहब का कॉलम है जो आप कोट कर ठीक रहे ठीक 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 ठीक, हाँ हैं। जी जी। देखिए, वो तो यही एक दो फ्रेजेस में सब कुछ ऐसे समेट लेते हैं। ये बार आप शायद ही किसी और के पास हो, बल्कि इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, हर जबान में वो ये काम बखूबी निभाते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। और देखें, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में जितने भी लोग शराब पीते हैं, वो साथ में उनका ये कॉकटेल जो है, ये मतलब लाजिम है उनके ऊपर, खासतौर पर अगर वो मुसलमान है, जो कि 97% आबादी है। वो ये कानूनन नहीं कह सकते कि मैं पीता हूं, क्योंकि कानूनन जुर्म है, गुनाह। और जो आखिरत में उनके साथ होना है वो तो एक अलग खाता है, लेकिन मुल्क में उनके लिए ये एक जुर्म भी है। तो ये उनको चाहते ना चाहते हुए उसको डिनाई करना पड़ता है। और उसमें ये है कि कुछ लोग बहुत एक मुतजाद जिंदगी गुजारते हैं, कि कुछ बहुत पीते हैं और जितना पीते हैं उतना ही उसको डिनाई करते हैं। कुछ ये है कि वो उतना डिनाई नहीं भी करते। लेकिन हाँ, अब ये जरूर है कि पाकिस्तान में काफी लोग शराब पीते हैं, लेकिन आप चौराहे पे खड़े होकर नहीं पी सकते, क्योंकि वो कानूनन जुर्म है। तो लेकिन बिल्कुल, वो एक कॉकटेल पाकिस्तान की सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा नोश की जाने वाली कॉकटेल यही है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अनलोज करने की जाने वाली कॉकटेल यही है। तो अब इस बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं इसके तो कुमर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता था, ये जो पाकिस्तान जब क़याम में आया 47 के बाद, तो 77 तक तो ये चीज बैन नहीं थी। ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कई सियासी वजूहात के कारण उसको बैन लगाया। उसके बाद जिया साहब ने हदूद ऑर्डिनेंस के तहत तो इसको पनिशेबल ऑफेंस भी कर दिया। तो जो इससे 77 से पहले की जो जनरेशन जिसने इस दौर को गुजारा है, आपने जब अपना पॉडकास्ट किया होगा, उनसे खैर बातचीत की होगी, तो वो उस दौर को किस तरह से याद करते हैं, किस तरह से उनका ख्याल है। और वो बैन को, जाहिर सी दौर है, वो ऑफिशियली तो कुछ कह नहीं सकते इसके खिलाफ। जब आपने उनसे बातचीत की तो उनका व्हाट वाज देयर टेक कि ये बैन ठीक था, गलत था, या क्या था उनका? देखिए, जो थोड़ी तरक्की पसंद सोच रखने वाले जो हमारे मतलब लिखारी हैं, मुसन्निफ हैं या मुफक्किर हैं, वो हमेशा से यही समझते हैं कि ये जो भुट्टो साहब को निकाला गया और जियाउल हक जब जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया, वहां से पाकिस्तान का बिल्कुल मुकद्दर बदल गया। कि एक पाकिस्तान बहुत ही एक कैसे क्या कहना चाहिए कि एक
प्लूरलिस्टिक टॉलरेंट एक मुआशरा था, जो कि फिर बहुत ही एक इंतहा पसंदी की तरफ रेडिकलाइज हो गया। ये बात काफी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन ऐसा नहीं था कि जी बिल्कुल ही कोई खला में तो कोई इंतहा पसंदी नहीं पैदा हो गई थी। वो तमाम नजरियात जिनकी वजह से इंतहा पसंद एक मुआशरा बनता है, वो नजरियात मौजूद थे। फर्क सिर्फ ये था, और ये बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, आप दुनिया में कभी भी ऐसा वक्त नहीं आएगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी मुल्क हो, कि इंतहा पसंद सोच बिल्कुल ही खत्म हो जाए। जो रियासत ने ये किया कि उसने उस सोच को एक बिल्कुल एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। तो देखें, अब कौन शराब पीने को किस तरह समझता है, कौन बाकी इस्लाम को किस तरह लेता है, वो हर एक का जाती मामला है। उसमें जारी बात है, ज्यादातर लोग जो है उनका एक सोच थी, वो बाद में भी रही। लेकिन जब रियासत ने ये फैसला कर दिया ना कि गुनाह और जुर्म एक ही बात है, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। गुनाह एक अलग चीज है, जुर्म एक अलग। गुनाह आपका जो भी मजहब है, जो भी अकीदा है, आपका जो भी है कि जी मैं मरूंगा तो आखिर में ये होगा, ये वो आपका अपना सोचने का तरीका है। जब भी कोई रियासत ये कहती है ना कि आप गुनाह कर रहे हैं तो वो जुर्म है, तो फिर वही रियासत एक इंतहा पसंदी की तरफ चली जाती है। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, सबका यही ख्याल है कि आ, वो एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। मतलब जो पॉडकास्ट भी की गई उसमें शराब एक तरह से आप समझ लें, शराब एक रिप्रेजेंटेटिव थी एक बहुत बड़ी कहानी की। सिर्फ किसी एक मशरूब की नहीं हो रही है, जो वो वो एक समझ ले कि उस शराब की कहानी के जरिए हमने पाकिस्तान की कहानी और पाकिस्तान की इंतहा पसंदी की कहानी बताई। तो लोगों का यही मानना है कि उससे पहले ज्यादा लोग, मतलब कुव्वत बर्दाश्त लोगों में ज्यादा थी। लोग एक दूसरे की, मतलब एक 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 इख्तलाफ राय होती थी, तो वो एक मतलब एक अगर कोई बंदा तरक्की पसंद है, कोई बंदा इस्लाम परस्त है, हर एक की अपनी अपनी एक वो सोच होती थी। आपने फिर पूरे मुआशरे को, पूरे मुल्क को एक ही रंग में जो है ना रंग दिया। तो ये उसके बाद हुआ है। और ये जिन लोगों से मैंने बात की, ये उनकी जो शराब को लेके जो सोच रही है ना, आप प्री ज़िया और पोस्ट ज़िया जो लोग हैं उनसे, जो जो लोग शराब पीते हैं, उससे पहले के जो लोग हैं उनमें उतना गिल्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो वक्त देखा हुआ है कि इसको एक उस तरह नहीं दिया जाता था। जो लोग बैन के बाद पैदा हुए हैं, जिनको ज़िया जनरेशन बोला जाता है, उनमें से जो लोग पीते भी हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट है। ये एक मैंने बहुत बड़ा एक फर्क महसूस किया। और उसकी वजह ये है कि उनको तो पैदाइश ही बताया गया है कि ना सिर्फ ये गुनाह है, ये जुर्म भी है। तो उन लोगों का उस एक चीज को लेके, और मतलब मजहब को लेके, मुआशरे को लेके सोच में बहुत फर्क नजर आता है इन दो जनरेशन में आपको। तो ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जो जिया जनरेशन जिसको कहते हैं, यानी कि जो बच्चे 80s के बाद के जो जिनकी पैदाइश हुई है, अगर वो नोश भी फरमाते हैं तो उनको एक गिल्ट फीलिंग है, क्योंकि रिलीजन को बड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, इस्लाम को बड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। तो आपकी बचपन में एक जहन तराशी हो सकती है, ये उसकी रिफ्लेक्शन भी है जो मैं जिस हिसाब से सोच पाता हूँ। पर जब मैं आपसे बात करने के लिए कुछ चीजें गूगल कर रहा था, तो इसमें एक प्रसाचिया नहीं, प्राचिया, उनका नाम नहीं, जो डॉन के कॉलमिस्ट है, हाउ डू यू प्रोनाउंस? नदीम फारूक पराचा साहब की बात हाँ, करें। पराचा सा, पराचा सा। तो उनका एक मैं मजमून पढ़ रहा था, डॉन में था, काफी इंपॉर्टेंट, मुझे अच्छा लगा। उसमें एक जिक्र किया गया है कि तक्षशिला जो रीजन था, जिसमें कोयटा, पेशावर वगैरह सारा पाकिस्तान का जो इलाका आता है, तो वहां पे जो तक्षशिला म्यूजियम है, तो वहां पे दुनिया की तारीख की सबसे पुरानी डिस्टिलरी 300 बिल्कुल बिल्कुल। 3500 BC की वहां पे मौजूद है। तो यानी कि अगर हम दुनिया के उस हिस्से की बात करें जहां पे सबसे पुरानी डिस्टिलरी मौजूद थी, तो उसके बाद वैदिक टाइम का भी जिक्र आता है, जिसमें सोमरस का, वो सारे पाकिस्तान के हल्के की बात जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हल्का है, ये वहां की बात हो रही है। ये कोई केरला या तमिलनाडु की बात नहीं है, मैं कर रहा एज पर हिस्टोरिकल टेक्स्ट, उनकी बात हो रही है। तो उस सोसाइटी में जहां ये चीजें मौजूद थी और उसकी इंपॉर्टेंट रूट्स थी, तो ये सारी बातें फिर अपरूटेड इतनी जल्दी, और इतना उसको सपोर्ट कैसे मिल गया? जो कॉस्मोपॉलिट, क्योंकि शराब को एक तरह से हम, जिस तरह से आपने कहा, एक प्लूरलिस्टिक और डाइवर्सिटी की रिफ्लेक्शन भी माना जाता है। तो इस बात से इतनी अप्रूव कैसे होगी इस मुआशरे से? देखिए, मैं नहीं चाहता कि हमारी जो गुफ्तगू है वो किसी और तरफ चली जाए, लेकिन ये जो आप बात करें 2000 साल पुरानी, 2500 हाँ, साल पुरानी, ये तो वो हमारी तारीख है जिसको तो हम मानते ही नहीं है ना, अपनाते ही नहीं है कि ये मानते पाकिस्तान हैं। की तारीख है। इसको तो हमने वैसे ही डिसोन किया हुआ है कि ये देखें,
मोहम्मद बिन कासिम से पहले जो कुछ हुआ उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तब बन गया था जब मोहम्मद बिन कासिम जो है वो बर्रे सगीर हिंद में ने कदम रखा। तब ये हमारी हमारी जो नजरिया है वो पाकिस्तान में ही है। लेकिन आप अगर उस नजरिए से भी देखें ना, पुरानी डिस्टिलरी और सिविलाइजेशन, हमारी तो तारीख, जो हमारी तारीख है, चाहे हम उसे अपनाए ना अपनाए, वो तो बहुत गहरी है और उसमें बहुत सारे किस्से आ जाते हैं। लेकिन जो हम तारीख अपनाते हैं, हम तो उसको भी नहीं मानते। अब मिसाल के तौर पे मुगलिया सल्तनत, शराब मतलब मुगलिया सल्तनत में आम थी। जितनी शायरी शराब की, देखिए जिसको हम आज उर्दू शायरी कहते हैं, उसकी जो जड़ें हैं वो मुगलिया दौर में जाती हैं। और आप शायद ही कोई बड़ा शायर हो उर्दू का जिसने शराब को तशबीहाती तौर पे या बिल्कुल मतलब लिटरली इस्तेमाल ना किया हो। तो मुगलिया दौर में चाहे वो जहांगीर था, जहांगीर की तो बल्कि अब जिस जिसने मुगल आजम देखी उसको पता है कि जी जहांगीर ने कितना शराब का शौक था। तो उसके जहांगीरी में जहांगीर लिखता है कि जी मैं तो 17 साल की उम्र तक शराब पीता था और 50 साल की उम्र तक मतलब 30-40 गिलास हर रोज, वो भी मतलब डाइल्यूटेड नहीं, प्योर शराब, वो उसने अपनी किताब में खुद लिखा है पीता था। और जब डॉक्टर ने मना किया कि भाई अब आप और पिएंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुजरे सेहत है, फिर वो कम करके 3-4 गिलास जूस शूस में मिला के ये की। तो जहांगीर साहब के इतने शौक से शराब पीते थे, मुगलिया दौर में था। और बाबर भी, हाँ ये बाबर भी, बाबर भी, बाबर भी बिल्कुल। अब बाबर। इसमें दिलचस्प बात ये कि जहांगीर ने खुद, फिर हालांकि खुद वो नोश फरमाता था शराब, लेकिन भुट्टो की तरह, भुट्टो भी खुद नोश फरमाता था, लेकिन भुट्टो ने इस तरह पाकिस्तान में बैन लगाया तो जहांगीर ने भी बैन लगा दिया। फिर जाहिर है औरंगजेब ने तो बैन भी लगाया, बैन मतलब कैरी आउट भी किया, पनिशमेंट तो सारा पे लगा दी। खैर कहने का मकसद ये है कि हमारी अपनी जो जिस तारीख को हम मानते हैं, हमें बड़ा, हालांकि उर्दू जो है वो हिंदुस्तानी या भारतीय जबान है, वो पाकिस्तानी को वो नहीं, लेकिन हम कहते हैं उर्दू तारीख हमारी है, उर्दू जबान हमारी है, उर्दू गजल शायरी हमारी है। तो उसमें देखें शराब का कितना जिक्र है। तो आप हमें बहुत ज्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन करने पे आप 3,000 साल पीछे लेके जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 300-400 साल पुरानी बात है, जिसको हम मानते हैं हम तो उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो ये है मेरा ख्याल। ठीक। तो जिस तरह आपने जो मुगल सल्तनत, जिसको पाकिस्तान बड़ा ओन करता है कि ये हमारी अपनी सल्तनत थी, मुसलमानों की सल्तनत थी, और हिंदुस्तान में उसको लेकर बड़ा पुश बैक भी है कि हमें हिंदू रिवाइवलिज्म करना है, हम जिसको कोट एंड कोट गुलाम रहे। जो हमारी जी मौजूदा जो सरकार है वो तो कहती नहीं, हमारा गुलामी का दौर था। हालांकि कितना जी गुलामी का दौर था ये भी एक अलग डिबेटेबल बात है। और मुगल आए कैसे, ये भी डिबेटेबल बात है। क्योंकि अगर जी बार बार किसी रियासत पे हमला हो तो अपनी कमजोरी के ऊपर भी तो थोड़ी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए ना। आ क्यों रहे जी हैं और किन किन ने उनका साथ दिया, फिर वो बात कहेंगे तो फिर बात कहीं दूर चली जाएगी। जो अपने आप को बड़े मार्शल कौम समझते हैं, सबसे ज्यादा हाथ तो बिल्कुल। उन्हीं का बिल्कुल सबसे था। ज्यादा। और सर मैं यहाँ पे, अगे हमारी बसल में गुफ्तगू कुछ और है, कहीं और चल जाएंगे, मैं कहूंगा। लेकिन यही बात अब फिर जो अंग्रेज जो जो बरतानवी राज है उन पे भी यही बात लागू होती है कि हाँ, वो भी किस तरह, वो भी। मतलब मुझे, मैं चाहता हूँ कि आप कंसिस्टेंट हो, कि ये ना कहें कि अच्छा हाँ, एक 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 जो है बुरा था, एक अच्छा था, जिसने आगे बाहर से हुकूमत की, तो या तो आप सबको उसी तरह अकाउंटेबल रखें, या फिर ये कि अच्छी चीजें तो अंग्रेज भी लेके आए, अच्छी अंग्रेजी। चीजें मुगल भी लेके आए, बुरी जी जी। चीजें भी की, तो ये तो वही हम बात को, क्योंकि बात मौजू फिर सुनता है तो कहीं उसके अंदर परत दर परत नहीं, होती है तो बातें हो जाती है तो थोड़ा डाइग्रेस भी हो जाता है। तो जिस तरह से आपने खुल्लम साहब ने जिक्र किया तो इसमें एक और बात अब आती है जो मैं पढ़ रहा था कि अकबर, जिसको हम सेक्युलर और लिबरल मानते हैं, तो उसने थोड़ी अरसे के लिए शराब को बैन भी किया था। नहीं, जो मैंने फिर बाद में उसने ऑर्डर को रिसेंड कर दिया था, फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, आप जो हम मेरी आवाम है वो पी सकती है। अब आवाम पी सकती है तो जो नई जनरेशन है, जब आपने पॉडकास्ट किया, लोगों से बातचीत की होगी, आपने उनकी जुबान जो आवाज है उसको थोड़ा सा चेंज किया है ताकि उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना किया जाए। पर नई जनरेशन जिसमें फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी, आपने बातचीत की तो उनके तासुर क्या है, हाउ डू यू सी, फर्स्ट ड्रिंक को लेकर उनके क्या ख्यालात हैं, और सेकंडली जब वो पीते हैं तो उनके ख्यालात क्या रहते देखें इसमें एक चीज बड़ी जरूरी है। चाहे कोई भी मुआशरा हो, बल्कि आजकल तो ये बहस मगरिब में भी छिड़ गई है, शायद ही कोई मुआशरा ये कहता है कि शराब पीना बड़ा जरूरी काम है, बड़ा अच्छा काम है, बड़ा इससे आपकी जो है ना किसी किस्म की आपकी एक आपको शख्सियाती तौर पे आपका किसी किस्म का एक इर्तका होगा, या जो भी वो सोच है। देखिए ये बहुत सारी इंसानी मशगले होते हैं, हर मशगला आपकी बेहतरी के लिए नहीं होता, हर मशगला आखिरत के लिए नहीं होता। उनमें से एक शराब नोशी। तो मेरे ख्याल में जो लोग पहले भी पीते थे, जो लोग आज भी पीते हैं, उनके लिए ये वैसे ही है। और देखें
मैंने जिक्र पॉडकास्ट में भी जिक्र किया था कि मैं खुद इतना, मैं मुझे नोश फरमाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, शायद जायका नहीं बन पाया या जो भी इसको आप कह लें, लेकिन जो लोग पीते हैं उनमें से अक्सर ये लोग वो होते हैं, चाहे अगेन अगेन ये ये फर्क हिंदू मुस्लिम किसी और इंडियन पाकिस्तानी अमेरिकन उसमें नहीं है। अमूमन पीने की वजह ये होती है जरा कि जी एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, या एक सोर्स ऑफ, या कुछ गम बुलाना है, या जो भी आपका जो भी वजह बनती है, एक आप सोशलाइजिंग में आप चीज आते हैं लोग, मतलब बहुत सी चीजें, लोग सिगरेट पीते हैं, कोई हुक्का पीता है, कोई कुछ और चीज पीता है, तंबाकू के अलग नुकसान आते हैं, मतलब उनमें आप चलते हैं, वो तो बहुत लंबी बहस है। अब इसमें फर्क ये है कि इस्लामी तौर पे आप, एक बड़ा आम है ये, जो शायर भी शायरी करते थे शराब को लेके, उनमें मतलब ये आज तक किसी ने लिटरलिज्म के तौर पे कभी भी नहीं कहा कि जी इस्लाम में जायज है। ये सबको पता है कि इस्लाम में शराब पीना मतलब हराम है। अब उसमें ये है कि हर बंदा जो है वो, और जो कि होना भी यही चाहिए, और मैं ख्याल में मुस्लिम दुनिया को इस चीज की जरूरत भी है कि हर इंसान पर ये फर्ज नहीं है, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप जिस मजहब में पैदा हुए हैं, या आप जिस मजहब से अपने आप अपनी शनाख्त रखते हैं, आप पे ये फर्ज नहीं है कि आप उसकी हर चीज एक मतलब लिटरली 100% आप उसको टू द टी फॉलो करें। तो ये उसी तरह की चीज है कि आप बहुत सारी चीजें ऐसे करें, और इस्लाम में तो पाबंदियां इतनी ज्यादा हैं कि 2 अरब मुसलमान जो है ना सब दुनिया में, उसमें एक भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो पूरा इस्लाम फॉलो कर ही नहीं सकते, पॉसिबली नहीं है। तो उसमें अब देखिए गुनहगार तो सारे ही हो गए, तो फिर कुछ कम गुनहगार हैं, कुछ ज्यादा गुनहगार हैं, फर्क ये रह गया। तो उसमें जो नई जनरेशन है ना, वो मेरे ख्याल में वो, और मेरा कुछ सारे इंटरव्यूज तो मैं नहीं डाल सका था पॉडकास्ट के अंदर, कुछ अक्सर जो खासतौर पे जो बहुत ही जो नई जनरेशन है, जो इंटरनेट जनरेशन है, उनका तो बहुत मजहब से रुझान अब कम भी होता जा रहा है। और ये इंटरनेट ने किया है, इस्लामी हमारी जो पिछली गुफ्तगू 1-2 पहले हुई थी उसमें ये बात थी, इंटरनेट ने ये किया है इस्लाम के साथ। उसमें लोग अब हर फैसला करने से पहले ये नहीं सोचते कि ये इस्लाम में जायज है कि नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है कि मेरे ख्याल में अब तो ज्यादा जनरेशन के बाद एक पूरी नई जनरेशन आ गई है ना, जो आप उसको सन 2000 के बाद वाली जनरेशन जो है, तो वो तो बिल्कुल, मतलब जारी बात है, आप सबको एक एक सांचे में नहीं डाल सकते, लेकिन अक्सर खासतौर पे जो शहरी इलाकों में रहते हैं उनकी तो ये सोच बदल रही है मजहब को लेके, काफी काफी तेजी से बदल रही है। ये आपकी बात मतलब जो आपने बात कही कि जो इंटरनेट के कारण दुनिया काफी खुल चुकी है, काफी खुल चुकी है, आपके जो जहन में काफी, जो आपके एक फिक्स्ड नोशन थे वो जरूर हिल रहे हैं, और मजहब को इलिटरेट टर्म्स में नहीं लिया जा रहा। पर मतलब मैं आपसे कुल्लू साहब एक बात आपसे वही जो नईम पराशर साहब का जो मजबूत जिसमें पढ़ा उसमें एक कहा था कि जब ये बैन जब ये लगाया गया, हालांकि बात पे आप जैसे उसको जिस तरह से आप जवाब देना चाहे वो आप दे सकते हैं, जब ये बैन लगाया गया तो जो रिलीजियस लॉबी थी वो कहते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है, हराम है, मतलब शराब पीना। पर जो इसके खिलाफत में थे उन्होंने कहा था कि इस्लाम में ये कहा गया है कि आप इसको एक्सेस में न लीजिए, एक्सेस में ना लीजिए, और अगर आपको तरक्की करनी है तो आप इससे कहीं हट के अपना रास्ता अपना लीजिए। फिर जब 67 में जब ये बड़ी जमात इस्लामी ने यूनिवर्सिटीज में भुट्टो साहब के खिलाफ जब ये स्टूडेंट वीक चलने लगी, तो उस दौरान एक जो मैं पढ़ रहा था, स्कॉलर थे फजलुर रहमान मलिक साहब, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू दिया था तो जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है उसके 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 अकॉर्डिंग दैट हर तरह की शराब जो है वो हराम नहीं है, और उन्होंने कहा कि इस्लाम के तहत आप बियर पी सकते हैं। और है तो उनको इसके बाद तो उनको फिर हिंदू पाकिस्तान छोड़ के तो अमेरिका अमेरिका में सेटल होना पड़ा। तो क्या अब इस बात को लेकर कि कहीं डिस्कोर्स है पाकिस्तान सोसाइटी में कि क्या चीज ये वाकई इस्लाम में हराम है या नहीं? देखिए अगर आप इसको तारीखी इस्लामी तारीख के हिसाब से देखें ना, तो जब जहां जहां शरिया नाफिज हुई है वहां वहां शराब पे पाबंदी लगी है। आप तारीख से उठा के देख लें। अब उसमें हाँ बिल्कुल जाहिर है कि जी जैसे हम गोल्डन एज ऑफ इस्लाम बोलते हैं, अगर आप अंदलुस की बात करें, या आप ये सल्तनत उस्मानिया की भी बात कर लें, तो क्योंकि वहां पे देखें, अब सल्तनत उस्मानिया की अगर आप बात कर लें तो इतनी मुख्तलिफ आपने कौमों पे राज करना था, तो अब जाहिर है आप एक मुकम्मल तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते थे।
तो जाहिर है वो रुझान रहा है। और जैसे हमने मुगलिया दौर की बात भी की, तो वो उसमें कुछ ये होता था कि हाँ, ये कहा जाए कि जी शरिया के तौर पर वो हराम है, तो और वो जो काजी होता था अमूमन, जो जब भी कोई इस्लामी बादशाह उसका, तो हमेशा यही यही एक इस्लामी नजरिया पेश करता था। लेकिन उसमें एक थोड़ी सी टॉलरेंस होती थी कि चलें जिसने पीनी है, तो मतलब अभी हमें अवेलेबल हमेशा होती थी। लेकिन ये कभी नहीं कहा गया किसी भी आप मतलब जितने भी आप इस्लामी जो ज्यूरिस्ट हैं उनको मानते हैं, वो ये कभी नहीं कहते कि इस्लाम इसकी इजाजत देता है। हाँ, कुछ लोगों का ये जरूर मानना है कि इस्लाम कुछ हद तक इसकी अलाउंस देता है, और वो एक खास वर्स को कोट करते हैं। सूरह निसा, कुरान में सूरह निसा है, उसमें एक ये है वर्स के जी, अगर तुम शराब की हालत में हो तो नमाज के करीब मत आओ। अब ये वो वर्ड्स है जिसको इस्तेमाल, अब देखें, एक कुरान को जो मानने वाला बिलीविंग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वो अल्लाह का लफ्ज, अल्लाह के अल्फाज मानता है। तो अगर अल्लाह के अल्फाज ये है कि अगर तुम शराब की हालत में हो तो नमाज से करीब मत आओ, तो यानी कि कोई ना कोई अलाउंस है शराब पीने की, वरना ये बात ही क्यों हो, वरना तो ये जिक्र ही ना हो ना कि शराब की है। तो अब ये उस चीज का इस्तेमाल किया है, जो आप जो जिन स्कॉलर का नाम ले रहे हैं उन्होंने भी रहमान। गालिबन, हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन देखिए, ये कहीं नहीं कहा गया, ये इसकी इजाजत देने का मतलब, वैसे तो आप जही बात तशरीह और तर्जुमा जिस तरह अपने हिसाब से कोई भी करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन जहां जहां इस्लामी रियासत कायम हुई है जिसमें शरिया नाफिज हुई है उसमें इजाजत नहीं हुई। लेकिन हाँ, कहीं कहीं ये जरूर हुआ है कि चले आंख में दूसरी तरफ कर लेता हूँ। और पाकिस्तान में भी तो ये जो सारी पॉडकास्ट हमने इसके बारे में की, पाबंदी लगी हुई है लेकिन लोग पी रहे हैं। तो आप समझते हैं ये उसी एक कैफियत में है। लेकिन उसका हमें एक मुआशी नुकसान है, इकोनॉमिक उसकी वो होते हैं कि आप उसको लीगलाइज करें। हेल्थ रीजंस हैं, इकोनॉमिक रीजंस हैं, वो खैर एक अलग बहस है। लेकिन आम समझ बंदे की यही है कि ये हराम है। और भी, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हराम लोगों को पता होती है जो लोग करते हैं। खुलून साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जहां पे शरिया है वहां पे इसकी इजाजत जाहिर तौर पर नहीं है, पर कई चीजें बातें आप किसी भी रिलीजन को लिटरली तौर पर उसको नहीं लेते, फेस वैल्यू पर नहीं लेते, कुछ चीजों को इग्नोर भी कर लेते हैं। पर अभी इसी बात को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, पाकिस्तान के ऊपर फोकस करते हैं। पाकिस्तान में शराब की कंजम्पशन और जो बूट लेगिंग जो है, इसमें पाकिस्तान की जो मुआशरा है उसकी रिफ्लेक्शन भी काफी हद तक होती है। जहां तक मैंने आपके पॉडकास्ट से सुना और जो बाकी मैंने पढ़ा, ज्यादा इसकी कंजम्पशन अशराफिया में यानी कि इलीट में होती है। और जो बूट लैगिंग है वो जो माइनॉरिटीज है, खसूसी तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी जो आगे ही मजलूम है और कई तरह के ब्लास्फेमी का शिकार है, उसकी भी ये लोग काम उस पर उसी वक्त करते हैं। तो एक तरफ अशराफिया और एक तरफ माइनॉरिटीज मसलूम, कंजप्शन और जो वोट लैगिंग, ये वो लोग हैं। तो ये पाकिस्तान की सोसाइटी को किस शेड में रिफ्लेक्ट करते हैं? देखिए, इस पे वैसे तो आप किसी भी टॉपिक पे बात कर लें हम पाकिस्तान से हवाले से, वो एक तो माली तौर पे अशरफियां हैं, लेकिन आप अगर आईनी तौर पर और मुआशरती तौर पर देखें तो हर मुसलमान एक अशरफ तबके से ताल्लुक रखता है, क्योंकि प्रिविलेज्ड वो एक उसमें है पाकिस्तान में। जो जहां तक शराब का ताल्लुक है उसमें टेक्निकलिटीज आ जाती हैं कि बूट लेगिंग में अमूमन जो हमारी अकलियत बरादरी से ताल्लुक रखने वाले क्यों जाते हैं, क्योंकि जो रजिस्टर्ड जो अल्कोहल सेल्स पर्सन होते हैं वो भी वहीं से आते हैं, क्योंकि लीगली उन्हीं को इजाजत है। लीगली कोई मुसलमान ना शराब खरीद सकता है, ना बेच सकता है, ना पी सकता है। तो वो लीगली उन्हीं को इजाजत है। फिर वो बूट लेगिंग भी इसी तरह से, क्योंकि अब जाहिर बात है मुसलमान लीगली उनको इजाजत नहीं है कि वो किसी मुसलमान को शराब बेचें। तो वो उस लिहाज से वो एक उनके लिए को, और फिर ये एक आप समझ लें एक इकलौता एक पेशा है पाकिस्तान में जिसमें आप जो अक्सरियत है, जो अकलियत है पाकिस्तान की, वो एक तरह से अक्सरियत में है उस पेशे के अंदर, क्योंकि उनकी मतलब कानूनी तौर पर उनको इजाजत है। तो अक्सर लोग इस पेशे में आते हैं, इसमें पैसा भी अच्छा है। खासतौर पर अगर बूट लेगिंग की बात करें तो जो शराब की कीमत होती है उससे कई गुना पे आप बेच सकते हैं। अगर एक मुसलमान को आप बेच रहे हैं जो कि 97% आबादी मुसलमान है, तो ज्यादातर आपके जो ग्राहक हैं वो मुसलमान ही होते हैं। तो ये एक वो चीज है इसमें। लेकिन दिलचस्प एक बात ये भी है कि जैसे अहमदी मुसलमान जो है पाकिस्तान में, जिनको पाकिस्तानी कानूनी तौर पे गैर मुस्लिम करार देते हैं, तो वो उन बेचारों को उन्होंने आपको गैर मुस्लिम भी करार दिया हुआ है, लेकिन उनको आप शराब पीने नहीं देते। ये उनके साथ एक डबल डबल वैमी हुई हुई है।
मतलब देखें, बात वहीं पे आ जाती है कि आपने मुआशरे में इस्लाम को एक हथियार के तौर पे पेश किया हुआ है। अब उस हथियार से बचने के लिए कौन कौन क्या क्या कर सकता है वो कर रहा है। और जिस तरह पॉडकास्ट में भी जिक्र हुआ था, जो रिपोर्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि अक्सर हमारे यहाँ हुकूमती इश्तहारात भी जब किसी आते हैं ना, ऐसी नौकरी के लिए जो उसमें साफ सफाई करने वाली की नौकरी हो या ऐसा कुछ हो, तो उसमें लिखा होता है। अब शायद थोड़ा रुझान बदल रहा है क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से थोड़ी जो है आगाही बढ़ गई है, तो एक थोड़ा शोर शराबा मचता है। लेकिन अब भी इश्तेहार आते हैं जिनमें लिखा होता है कि जी इन इन नौकरियों के लिए गैर मुस्लिम दरकार है। मतलब कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, वो बल्कि वो शायद प्राइवेट कंपनियां शायद थोड़ा ज्यादा ख्याल कर लेती हो, हमारी हुकूमत, हमारी सरकार तो इसका ख्याल ही नहीं करती। तो ये इस किस्म के उसमें आपका जब आप एक मुआशरे में रह रहे हैं, तो फिर ये तो बल्कि शराब जो फरोशी है वो तो एक जरा एक फिर भी एक, अगर खासतौर पर अगर आपका उस मजहब से ताल्लुक है तो उसको हराम नहीं समझता। या देखिए, मजहब का, सारे मजाहिब का एक वो है, शराब को लेके कोई उसको वो आला चीज तो नहीं समझता। लेकिन अगर आपको कानूनन उस चीज की इजाजत मिलती है तो वो आपके ऊपर जो बाकी किस्म का इनर्शिया, एक इस्लामिक इनर्शिया क्रिएट हुआ है, तो अक्सर अमूमन लोग खासतौर पे जो इतना पढ़ लिख नहीं पाते तो बूट लेंगे की तरफ जाते हैं। हाँ, जिस तरह से कहा कि क्योंकि जो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो मुस्लिम वो लीगली तौर पर ना उसको बेच सकता है तो ना इसको कंज्यूम कर सकता है। पर जो मैं आपका बातों से जो मेरे मुझे जहन में आता है वो ये है कि शराब एक तरह से जो है वो एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन जरूर है, क्योंकि बेचने वाले का मजहब नहीं देखा जा रहा और पीने वाले का भी मजहब नहीं देखा जा रहा। दोनों के अंदर हम आहंगी जरूर है, एक कोऑर्डिनेशन है, रिलीजन को परे रखकर। तो बड़े कम इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में जहां पे ऐसी ऐसी शेड्स भी नजर आती है। एम आई राइट इन अज्यूमिंग सो? आप अगर इसको इस तरह से तशरी दें तो दी जा सकती है। और भी जाहिर बात है उसमें, बल्कि अगर आपने इसको इस तरह तशरी देनी है तो मैं बल्कि आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ कि वो अक्सर ये होता है कि क्योंकि ठीक है आपके पास बूट लेगर्स की ऑप्शन है, लेकिन आपको अक्सर महंगी शराब पीनी पड़ती है, थोड़ा अपने आप को इनकन्वीनियंस करना पड़ता है। तो अगर मिसाल के तौर पर मेरा कोई दोस्त है जो हिंदू है या मसीही बरादरी से है, तो मैं उसको कहूंगा यार प्लीज मुझे 2 बोतलें ला दो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो जाके आसान है लाना। तो वो एक तरह से वो वाली चीज जरूर है। लेकिन ये बहुत एक छोटी सी मिसाल है, और जो जो मसले मसाइल हैं वो बहुत बड़े हैं। लेकिन हाँ, ये यहाँ पे मैं जरूर, मुझे नहीं पता हम आगे इस बारे में गुफ्तगू की तरफ ले, क्योंकि शराब को एक तशबीह के तौर पे शायरी में इस्तेमाल किया गया, इस पॉडकास्ट में भी इस्तेमाल किया गया। तो मतलब अक्सर शायर, आप अगर खासतौर पर 18वीं 19वीं सदी सदी की बात करें, तो शायरी में डायरेक्टली शराब का इस्तेमाल करते थे जो मौलवी है उसको टारगेट करने के लिए। चैलेंज ठीक है, करते थे, मतलब जी जी। चैलेंज करते थे। वो काफी मशहूर शेर है कि जौक जो मदरसे के बिगड़े हुए हैं मुल्ला, उनको मैं खाने में ले आओ सवर जाएंगे। तो मदरसे में बिगड़े हुए हैं, मैं खाने में ले आओ तो सवर जाएंगे। समझ ऐसे गया। और भी बड़े शेर हैं कि जाहिद शराब पीने से काफिर हुआ मैं क्यों, क्या 1.5 चुल्लू पानी में ईमान बह गया। कि मतलब मेरा ये कि इतना ही मेरा ईमान था कि जी वो बस मैंने शराब पी ली तो बस, ऐसे और बहुत सारे हैं शेर। तो शराब को एज अ वो बहुत इस्तेमाल किया गया है कि मुल्ला को टारगेट करने के लिए ना। बल्कि एक बहुत मशहूर शेर है, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा ना हो। वाह। अब ये तो मजहब के दायरे में अंदर रहते हुए बंदे ने, हालांकि ये अक्सर बहरहाल में गलत तो आम है कि गालिब का शेर है, गालिब का शेर ये नहीं है। लेकिन ये मकसद ये कि अगर मस्जिद में मतलब शराब, और ये जाहिर बात है उस जमाने की बात है जहां आप मुसलमान भी कहीं भी बैठ के शराब पी सकता था। तो शराब को उस लिहाज से आप अगर सेक्युलर आर्ग्यूमेंट में लेके जाए ना, तो उर्दू शायरी में आपको बड़ी सेक्युलर आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगी शराब के इस्तेमाल की। लेकिन हाँ, अगर आपने हम आहंगी की बात करनी है, बल्कि उर्दू आप सेक्युलर आर्ग्यूमेंट्स उसकी बात क्या करेंगे, हमारी तो जो कवालियां हैं, मतलब पैगंबर इस्लाम की शान में आप कवाली कर रहे हैं। सबसे मशहूर कवाली जो आज के दौर में ख्याल में सबसे मशहूर कवाली है, ताजदार हरम मिर्जा मोहम्मद हकीम साहब, जो अकबर का आपने जिक्र किया, अकबर के भाई से। अब आप उसकी शायरी सुने कि जी मैं कसो आओ मदीने चले, दस्ते साकिए कौसर से पीने चले, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने हैं खाली सब जाम भर जाएंगे। ये साबरी ब्रदर्स की कवाली बहुत मशहूर हुई जी। थी, फिर आतिफ असलम ने कुछ साल पहले भी ये इसका कवर किया है। तो अब देखें, आप पैगंबर इस्लाम की तारीफ में, शान में नात फरमा रहे हैं, उसमें आप तशबीह का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर उन्होंने मेहरबानी कर दी, जितने जाम है वो सारे भर जाएंगे। तो शराब को आप इस्लामी तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तशबीहात का तो कोई वो मतलब लिमिट ही नहीं है। तो बहुत सारी उस पर इस्तेमाल हुई है। लेकिन तशबीह और
जो लिटरलिज्म है, मेरे ख्याल में मुस्लिम दुनिया और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की जंग है ही है मेरे ख्याल में। जिस दौर का आपने जिक्र किया, हालांकि हम उनको उसको मिडिवल मिडिवल पीरियड कहते हैं हिस्ट्री का, पर अगर हम देखें जिस तरह से आपने भी कहा, और इस्लाम का उससे पहले भी, अगर जो हमने पहले भी हमने बात की थी, ये मुझे लगता है कि ये उस टाइम का इस्लाम के तौर की अगर हम बात करें, तो बाकी मजहब की बात नहीं करें, ये एक गोल्डन पीरियड जरूर रहा था। जिस तरह से एक ख्यालात को परवाज चढ़ने दिया, जो ऑर्थोडॉक्सी थी उसको ओपनली चैलेंज भी किया गया। आप जितने भी अपने शेर व शायरी जो आपने अभी जिसको आपने जिक्र किया, ये उसको रिफ्लेक्शन है, उस सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है, जिसमें ऑर्थोडॉक्सी को जगह थी या नहीं थी वो उसकी डीप स्टडी है, पर उसको चैलेंज जरूर ओपनली किया जाता था। ये तो बात आपसे जो समझ सकता हूँ जो आपने बात कही। अभी थोड़ा अगर चलते हैं तो वही पाकिस्तान में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट में भी जिसका आपने जिक्र किया, मरी ब्रीवरीज। मरी जी ब्रीवरीज तो पाकिस्तान की, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले की है वो जी मरी ब्रीवरीज। तो वो भी सब में इकलौती है, मैं उसको पाकिस्तान में ब्रीवरीज, और उसकी बियर थ्रू आउट वर्ल्ड एक्सपोर्ट होती है। वही प्राची साहब का मैं जो मजमून पढ़ रहा था, तो वो आई थिंक वो स्वीडन में तो ये कहीं थे, तो वो जो उन्होंने बियर लाई वो थी मरी बियर की, मरी ब्रीवरी की। पर वेटर ने कहा नहीं ये तो इंडियन बियर है, कहता ये इंडियन नहीं है, ये पाकिस्तानी है। तुम बड़े इससे उसको फकर से कहो कि ये हमारी मुल्क की बियर है। तो क्या मरी ब्रीवरी जो है उसको लेकर भी कहीं सोसाइटी में ये तो नहीं है कि ये एंटीथीसिस है इस्लामिक स्टेट की, कहीं कि ये ख्याल तो नहीं है किसी जहन लोगों के जहन में? देखें, मरी ब्रूरी, अब आपने एक्सपोर्ट का जिक्र किया, अब हमारे यहाँ वही बात है, हम जितनी इस्लाम का इस्तेमाल जिस जिस तरह लोगों को तंग करने के लिए और चीजें मुश्किल बनाने के लिए कर सकते हैं हम करते हैं। कानूनन मरी ब्रूरी पे पाबंदी है एक्सपोर्ट करने की। ये अब मजे की बात सुनो, तो वो उसको किस तरह वो उस चीज को वो करते हैं कि उन्होंने कहीं अपने और कारखाने कर लिए, कभी किसी और कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन कर ली, तो वो मरी ब्रूरी पहुंच जाती है दुनिया में। और स्मगल तो होती ही है और बहुत तरीकों से जाती ही जाती है। लेकिन अगर आपने जो सिंपल एक तरीके से ट्रेड करनी हो, एक्सपोर्ट करना हो, और जो सीधा वाइड ग्रीन चैनल से जो रेवेन्यूज लाने हो, और वो उसकी इजाजत नहीं है उनको। उससे हमें वही बात जो मैं पहले भी कर रहा था कि जो उसके मुआशी नुकसान हैं, इकोनॉमिक जो शॉर्ट कमिंग है, वो तो है ही है। तो मरी ब्रूरी की जो आप उसको एंटी थीसिस कह लीजिए। देखें, हमारे मुल्क में ये कहना शायद दुरुस्त नहीं होगा कि शराब पीना आम, बहुत ज्यादातर आबादी नहीं पीती, इसमें इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, शराब से वाकफियत जरूर आम, हर बंदा किसी बंदे को जानता जरूर होगा, या किसी महफिल में जरूर खासतौर पे। और ये सिर्फ ये नहीं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के जो अशरफिया हैं जो वो तो पीते ही पीते हैं, वो तो बल्कि छुपाने की भी कम ही जहमत करते हैं। गांव में आप चले जाएं, देही इलाकों में चले जाएं, वहां मतलब पीने का रुझान से मुराद ये कि हाँ, बैठकों के अंदर, महफिलों के अंदर, चार दीवारी के अंदर होता है। तो अब वो चीज भी मौजूद है, तो उसमें आप मरी ब्रूरी को डायरेक्टली, अब जारी बात है अगर शराब मौजूद है तो शराब कहीं से आ तो रही है, बल्कि वो मरी ब्रूरी की शराब बेहतर है। अक्सर तो हमारे ये होता है कि वो लो क्वालिटी की जो है वो शराब वो बना लेते हैं, उसमें फिर जी जी। सेहत के नुकसान उनको होते हैं, जानें भी अक्सर चली जाती होती हैं। वो फिर एक चले, आप कम से कम वो कोई हेल्थ स्टैंडर्ड तो फॉलो करते हैं ना। लेकिन आप 1947 की मिसाल ले लें, हाँ, 1860 से लेके 1947 तक मरी ब्रूरी एक भारतीय या हिंदुस्तानी या इंडियन ब्रूरी था, क्योंकि वो इंडिया में, घोड़ा गली मरी इंडिया में था। 1947 के बाद जब पाकिस्तान यहाँ पे बन गया, तो अब वो ब्रूरी यही थी, तो वो पाकिस्तानी ब्रूरी बन गई। लेकिन भारत भी जाती थी शुरू में, जब 1977 तक जब तक इजाजत थी, तो भारत भी जाती थी, अफगानिस्तान, पूरी दुनिया में जाती थी मरी की बियर बियर और वही सारा कुछ। उसकी मौजूदगी है, और मरी इसलिए भी इतना नहीं खटकता लोगों को क्योंकि मरी के और भी बड़े प्रोडक्ट्स, वो डिस्टिल्ड वाटर है, जूसेस बनाते हैं और बड़ा कुछ बनाते हैं। तो मरी की तो चीजें आपको हर जगह नजर आ जाएंगी। हाँ, वो शराब भी बनाते हैं, वो एक है मसला। लेकिन विस्फन यार भंडारा जो उनके सीईओ हैं, उन्होंने बताया भी कि जाहिर बात है, जब भी जरा हमारा एक इस्लामी जज्बात जब हमारे बढ़ जाते हैं, उनको खदशा एक लाहक होता है। 1947 में भी जब पार्टीशन में मरी ब्रूरी ने क्या किया था? मरी ब्रूरी ने कुछ नहीं किया था, उन्होंने मरी ब्रूरी के जाके वो जला दी, क्योंकि शराब, देखें, जब
मजहबी जज्बात, वैसे तो ये तमाम मज़ाहिब पे बात लागू होती है, लेकिन खासतौर पर जब इस्लामी मजहबी जो जज्बात हैं वो जब जो है ज्यादा उरूज पे चले जाते हैं ना, तो लॉजिक मंतक कोई नहीं देखता। वो ये देखते हैं कि जी बस ये हराम, ये इस्लाम, जिस चीज को आप इस्लाम को दुश्मन कह सकते हैं ना, वो कहते हैं अमूमन फिर वो मुसलमान जब कोई नहीं मिलता तो आपस में एक दूसरे को हम कहना शुरू कर देते हैं इस्लाम का दुश्मन। तो मरी बुरी भी उसी जद में आ जाती है। और अभी भी मेरी ये मुझसे बात होती है, ये कहते हैं कि जब भी ऐसी कुछ सूरत हाल होती है तो उनको थोड़ा सा एक होता है। लेकिन उनकी जो उनके फायदे में बात यह है कि वो रावलपिंडी में, जो कि मिलिट्री हब है, फौजी जो सारी जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, वो वहीं पे मौजूद हैं। उनके बिल्कुल बीच में बहुत सारी चेक पोस्ट हैं, तो मतलब वो बहुत बड़ा कोई कोई वाकया करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। उम्मीद है ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। यानी कि जो जिस तरह से हमने जो भंडारा साहब जो उनके सीईओ है, जिनका आपने पॉडकास्ट में जिनका आपने इंटरव्यू भी कहा, हालांकि वो भी उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर ये नहीं कहा कि हमारे क्लाइंट मुस्लिम हैं। उन्होंने सिर्फ ये जी कहा था कि माइनॉरिटी कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर के 5% है, तो अगर उस आबादी के हिसाब से भी 5% को ले लें तो हमारी अच्छी खासी सेल हो जाती है। तो यानी कि ये खदशात जरूर उनके दिमाग में भी है कि इस्लाम, अगर इस्लामाइजेशन के तहत कुछ हो गया तो हमारा जो धंधा है उसको भी खतरा हो सकता है। और आप इसका मुआवजा करें, जो इनके वालिद साहब थे, जो अगेन वो प्री जिया और पोस्ट जिया वाली बात आ जाती है, उनसे 2007 में टेलीग्राफ के इंटरव्यू में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मुझे तो लगता है मेरे 99% जो ग्राहक हैं वो मुसलमान हैं। तो ये भी एक फर्क है कि इनको ठीक है। इस फनियार भंडारा को ज्यादा मोहतात होना पड़ता है, क्योंकि उनको वो अब वो पोस्ट अभी पोस्ट जिया पाकिस्तान में के हकायक ये हैं। तो ये भी एक बात है। जिस तरह से आपने जिक्र किया तो वो हालांकि मतलब जो इलीगल तरीके से जो शराब होती है उसकी भी लोग नोश फरमाते हैं, उसके हेल्थ केयर पर भी होते हैं। जैसे हमारे तो हिंदुस्तान में तकरीबन हर दूसरे या चौथे दिन ऐसा आ जाता है कि बूट लैगी इलीगल जो इलिसिट लीगल रह देती है, उसके कारण मौतें भी हो जाती हैं। तो पर वही शराब की अगर पाबंदी जब लगाई तो जो एक मैंने मजबूर पढ़ रहा था, आफ्टर प्रोहिबिशन उसके अंदर शराब के अल्कोहल की कंजप्शन देयर वाज इंक्रीज ऑफ 3 टाइम्स। ये भी एक स्टैटिस्टिक्स आए थे। और ये भी एक स्टैटिस्टिक्स आया था कि 79 में हेरोइन के रजिस्टर्ड एडिक्ट 2 थे पाकिस्तान में, और उसके बाद दुनिया के सबसे ज्यादा एडिक्ट नंबर 2 पाकिस्तान में पाए गए। तो यानी कि किसी न किसी अगर वहां उस तरफ पानी का रुख बंद कर दिया तो नशे वाले ने दूसरी तरफ चले जाना है। आप रोक जी नहीं सकते उसके जो नशे की जिसको लत है, जिसी तरह से भी ले सके। अब कुलिन साहब प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में है, और तो उसके ये बात करना चाहते हैं कि हमने तफसील में सारी बात पाकिस्तान की सोसाइटी की रिफ्लेक्शन की बात की, ये भी बात की कि जो ब्रीवरी है जो सबसे बड़ी है उसको भी खतरा जो रहते हैं वो तो है। पर अब अल्कोहल इज इट एन इशू जो गुड और बैड पाकिस्तान के मुआशरे में इसको डिस्कस भी किया जाता है, या इट इज टेकन रूटीन, ठीक है जो पी रहा नहीं पी रहा तो नहीं पी रहा। देखिए, आप हम जिस तारीख में, अब आप जिस टाइम पे बात कर रहे हैं, अब तो जिनको हम बहुत बड़े बड़े मसले समझा करते थे ना, अब वो भी इतने बड़े मसले नहीं लगते, क्योंकि अब तो लोगों को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं कि जी आप अगर आप, वही दोबारा बात करूंगा, मुआशी तौर पे इकोनॉमिक तौर पे देखें, बिल्कुल एक मतलब मुल्क को सस्टेनेंस का खतरा है। हम हर कुछ अरसे बाद एक हम बैंकरप्सी के जो है उस पे खड़े होते हैं, दरवाजे पर। और फिर जो एक सियासी एक जो कलाबाजी का टर्मोइल। है हमारे मुल्क ने, फौज जिसको हम एक मुकद्दस गाय समझते थे, जिसको हम एक समझते थे कि ये एक, इस पे आप तनकीद नहीं कर सकते, इसके बाद इससे आला दर्जे की कोई 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 इदारा नहीं है, कोई है ही नहीं, दुनिया की सबसे नंबर वन सब कुछ, फौज भी सबसे नंबर वन वही है, सियासतदान भी सबसे नंबर वन वही है। उनकी जो उनके खिलाफ जो लोग अब खड़े हो गए हैं, उसमें इमरान खान की मकबूलियत का भी एक बहुत बड़ा वो है, मतलब उसका भी ताल्लुक है उससे। लेकिन उन वजूहात की वजह से अब ये जो है ना, कि कौन क्या कर रहा है अपने घर के अंदर और कौन कितना इस्लाम को कर रहा है, ये अब एक थोड़ा सा, अगेन हमारे मुल्क में अभी भी जड़ावाला में आपने वाकया देखा कि जी चर्चों को अब जो है आग लगा दी गई। तो मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि जो इंतहा पसंदी का जो वो है खौफ खत्म हो गया, या इंतहा पसंदी के जो खदशात हैं वो खत्म हो गए हैं। लेकिन एक तो मतलब आम तौर पे अगर आप देखें तो मुआशरा मेरे हिसाब में, हाँ काफी आहिस्ता आहिस्ता लेकिन बेहतरी की तरफ भी जा रहा है। और बहुत सारी अब वही इंटरनेट की बात आ गई कि थोड़ा सा वो बदल भी रहा है रुझान, के जो लोग मानने वाले भी ये मानते हैं कि जो नहीं मानता और वो कर रहा है तो इसमें क्या हुआ है। लेकिन ये लोग वो हैं जो जिसे हम कहते हैं ना साइलेंट मेजोरिटी,
खामोश अक्सरियत जो है कि वो, जब आप प्रेशर आ जाता है ना, जब आपके सर पे तहरीक लब्बैक वाले खड़े होते हैं कि नारे लगाओ कि फलाने का गला काट देंगे इसे, तो उस प्रेशर में आके बहुत लोग बोलने लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल में शराब की तरफ भी जो एक वो जो लोगों का एक वो है नजरिया, वो भी इसी तरह ही है कि, और ये तो खैर बहुत अरसे से, मतलब जियाउल हक के दौर में कोड़े पड़ रहे होते थे शराब पीने वालों को, मतलब सड़क पे खुलेआम, तब भी लोग पीते थे। तो और वो, बल्कि आपने जो पहले बात बोली कि वो देखें, जब आप एक चीज को लीगलाइज करते हैं ना कानूनी तौर पे, तो और आप अगर एक बंदा कोई काम कर रहा है खुल के कर रहा है, तो लोगों की नजर में है, तो उसको बताने वाले भी होंगे कि यार ये चीज सही है, ये चीज गलत है। जब आपने गुंजाइश ही ये छोड़ दी कि तुम इसको छुप के ही कर सकते हो, तो फिर छुप के तो ज्यादा वो सारी बातें, उसको और फरोग मिलेगा कि कौन क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि आपने चीज सप्लाई भी कर दी है और बैन भी कर दी है। जब आप कोई चीज सप्लाई और बैन दोनों कर रहे होते हैं ना, तो उस पर फिर उसको नोश फरमाने वाले, उसको मानने वाले वो बढ़ जाते हैं। तो ये है मेरे ख्याल में सब मौजूदा सूरत हाल। तो जिस तरह से कुल्लन साहब आपने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त जो इतने मसाइल हैं, मतलब सियासी तौर पर देख लीजिए, इकोनॉमिक तौर पर देख लीजिए, सिक्योरिटी फ्रंट पे आज भी 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं जो ब्लास्ट हुए हैं बलूचिस्तान में वहां पर। तो ये अब ये इशू मुआशरे में इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है कोई शराब पी रहा है या नहीं पी रहा। ऑन ए फ्लिप साइड ये एक, अगर आप फ्लिप साइड इसकी हम ये देख सीखें तो ये एक तरह से अच्छा भी है कि वाई वाई शुड वन किसी की किचन में या ड्राइंग रूम में क्यों नजर डाले कि वो क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। तो ये एक तरह से सोसाइटी की एवोल्यूशन की तरफ भी रिफ्लेक्शन इसकी होती है, अगर हम इस नजर से भी देखें। अभी आखिर में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शराब एक मसला है, मतलब शराब पीना नहीं पीना, वो कोई कोई जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया, कोई भी रिलीजन इसकी खुले तौर पर इजाजत नहीं देता। हालांकि हिंदुज्म में है कि आप, यहाँ पे तो टेक्स्ट भी है कि सोम रस का भी है। यहाँ पे तो हिंदुज्म में तो जो नास्तिक है उसका भी जिक्र है। जी जी जी, इफ बिल्कुल यू आर एथिस्ट तो यू आर आल्सो एक्सेप्टेड, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, कोडिफिकेशन है नहीं है, मतलब कायनात के अंदर जो भी चीज है अगर आप उसको जो भी मानो तो उसके अंदर कोई नहीं है। पर एब्राहमिक रिलीजन में जो है कि इसको ओपन इजाजत नहीं देता। पर जिस तरह से आपका पॉडकास्ट भी आया उसके बाद जो आपने जिक्र भी किया, लोगों से बात भी की, तो इट्स इनटेक सोसाइटी में इसकी ग्रेजुअली एक्सेप्टेंस, क्या पाकिस्तान की सोसाइटी की एवोल्यूशन की तरफ भी कहीं ना कहीं, जिसमें रिलीजन थोड़, टीएलपी को छोड़ दीजिए, आप टीएलपी का हम जिक्र नहीं करें, अगर उस पर चलेंगे तो लंबी बात हो जाएगी, टीएलपी को हल्के को छोड़ दीजिए, तो क्या रिलीजन कहीं ना कहीं बैक ट्रैक पे हो रहा है या पुश बैक उसको मिल रहा है, वो साइड लाइन हो रहा है, क्या उसकी तरफ निशान नहीं कर रहा है? देखिए, साइडलाइन या किनारा कश होना, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, ये मैंने बहुत पॉडकास्ट में भी जिक्र किया, अपने कई आर्टिकल्स में भी मैंने ये जिक्र किया है, आम गुफ्तगू में भी मैं जिक्र करता हूँ कि जहां तक मजहबी सोच का ताल्लुक है, उसमें लोग एतदाल पसंद हो रहे हैं, मुतहम्मिल हो रहे हैं, टॉलरेंट हो रहे हैं, पेशेंट हो रहे हैं। थोड़े तरक्की पसंद जो नजरिया है उसका रुझान बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और खास तौर पे जो हमारे बाद वाली जो जो पीढ़ी है उसमें ये ज्यादा है। आ, लेकिन बात वही है कि देखें, जब तक रियासती तब्दीली नहीं आएगी ना, जब तक आप आईनी तौर पर, जब तक पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तानी जो संविधान है, वो जब तक इसकी गुंजाइश नहीं देगा कि जो चीजें एक जाती मामला होनी चाहिए वो जाती मामला ही हो, कौन इस्लाम मानता है कौन नहीं मानता, कौन कोई भी मजहब मानता है नहीं मानता, कौन क्या पीता है क्या नहीं पीता, ये जब तक जो बुनियादी तौर पर एक जाती मसाइल है जिनको आप जाती मसले तक नहीं महदूद रखेंगे, तब तक वो जाती नहीं होंगी। अब आपने जो जिस तरह मिसाल दी कि किसी के ड्राइंग रूम में झांकना या किचन में झांकने से लोगों को करना चाहिए, छोटी सी आपको मिसाल दूं, थोड़ी सी मौजूद से थोड़ी सी हटके लेकिन रिलेटेड भी है। इस दफा जब ईद हुई, ईद उल ईद उल अजहा जो बकरी ईद है, उसमें लोगों ने लोगों के फ्रीजरों में झांका, किचनों में झांका, किन लोगों के? अहमदी मुसलमानों के, कि कहीं उन्होंने कुर्बानी तो नहीं कर दी, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है तो वो कुर्बानी करेंगे तो कानून तोड़ेंगे पाकिस्तान में। पुलिस ने छापे मारे कई घरों में कि ये भी अभी हो रहा है, जैसे हम जब बात कर रहे हैं ना कि रुझान बढ़ रहा है, उसी तरह जो लोग, देखिए मैं काफी सालों से लिख रहा हूँ और खासतौर पे मजहबी बातों पे, इस्लामी काफी बातों पे तनकीद भी करता हूँ, जो कि मतलब मैंने ये खुद देखा है कि पाकिस्तान में आज की तारीख में जितना एक मतलब जो बंदा इस सोच को रखने वाला है,
उनकी तादाद इतनी बढ़ रही है और खुल के लोग बात कर रहे हैं। पहले, आज से कुछ साल पहले, जिसने मजहबी तनकीद करनी होती थी, इस्लाम के बारे में कोई ऐसी बात करनी होती थी जिसपे जान को खतरा हो सकता था, या तो वो किसी इनोनिमस अकाउंट के पीछे करता था, या कम से कम अपनी तस्वीर नहीं लगाता था अपनी प्रोफाइल के पीछे। अब जी। आपको इतने लोग मिल जाएंगे ये बात कर रहे हैं, आपने भी लोगों को ऑब्जर्व किया होगा जो पाकिस्तान में रहते हुए ये बात करते हैं। इससे यही बात है कि मैं ये नहीं कह रहा कि अब मसला खत्म हो गया, और भी बहुत बहुत लंबा सफर है, लेकिन रुझान बदल गया। और रुझान इसीलिए बदला है, देखिए बड़े बड़े जो मजहबी तब्दीलियां आई ना, आप तारीख में चले जाएं, वो हमेशा तब आई है कि जब किसी भी मुआशरे में इतनी तबाही मच चुकी है कि वो आखिरत की परवाह करने की उसके बाद गुंजाइश नहीं है, इस वक्त गुंजाइश उसको ही उस नहीं। वक्त दुनिया के तो मेरे ख्याल में वही बात है कि तब्दीली आ रही है, बहुत हल्की आ रही, मतलब रफ्तार कम है, लेकिन बिल्कुल मुआशरा तब्दील हो रहा है और मजीद तरक्की की तरफ जाएगा, मेरा जाती ख्याल है। इस हिसाब लगा कि ये मजीद तरक्की की तरफ जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा किसी भी सोसाइटी के अंदर जबर किया जाए किसी किसी हम्म। इशू को लेकर, तो पाकिस्तान में तो रिलीजन को लेकर जबर ही किया गया है, मैं तो उसको यही मानूंगा। क्योंकि हद और रिलीजन की आड़ में कई चीजें, कई इंसानी जो बेसिक फंडामेंटल उसकी जो सोच जो रहती है उसको दबाया गया है, क्वेश्चनिंग को दबाया गया है। तो जी। अब जाहिर सी बात है, फिर पुश बैक तो मुआशरा करेगा ही करेगा। जो आपने बातें की तो ये उसकी रिफ्लेक्शन है। अब आखिर में कुलून साहब आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपके जो पॉडकास्ट में भी मैं उस नज़म को पूरी तरह से सुना तो सही, मैं उसको दोहरा नहीं सकता हूँ। अली सईद साहब, सईद सईद साहब का जो आपने कहा था, पॉडकास्ट में भी किया था, चांद रात है जी। पी लीजिए, तो उसकी दो चार लाइनें अगर सुना लें तो मुझे लगता है कि उसका कॉन्टेक्स्ट भी दे दीजिए, तो सुना भी दीजिए, तो मुझे लगेगा कि ये बेहतरीन तरह से इसकी खात्मा होगा हमारे प्रोग्राम का। तो मैं ये अब्दुल हमीद अदम साहब की गजल है जो नुसरत फतेह अली खान साहब ने 1988 में पहले वो कव्वाली गाई थी। अली आफ्ताब सईद हम 2015 में, गलत ना पढ़ दूं, गाऊंगा तो मैं हरगिज नहीं मैं बहुत ही बेसुरा इंसान हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं नहीं, पढ़ के थोड़ा बहुत, पढ़ के मतलब दीजिए। हाँ, जहन पूरी जहन नशीन तो नहीं है मुझे, लेकिन मतलब कुछ इस तरह से थी कि फसले गुल है, शराब पी लीजिए, जिद ना कीजिए, शराब पी लीजिए, आगे चलकर हिसाब होना है, इसलिए बेहिसाब पी लीजिए। ये मतलब जो दो 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 जो सबसे जो दोहराए जाने वाले मिसरे यही है कि जी आगे अच्छा, ये मुझे सबसे खूबसूरत लाइन भी यही लगती है कि आगे चलकर हिसाब होना है, कि आखिरत की बात होगी, क्योंकि जो आखिरत की चीजें ना वो बात पे, तो अभी इसलिए बेहिसाब पी लो कि मतलब बिल्कुल लामहदूद, लिमिटलेस आप वो पी लें। तो ये मतलब इस गजल में भी तशबीह अब्दुल हमीद आदम साहब की और भी गजलें हैं जिनमें उन्होंने शराब का जिक्र किया है तशबीही तौर पर। तो ये मैं जरूर आपके जो सामीन हैं उनको मैं जरूर ये उनसे गुजारिश करूंगा कि ये यूट्यूब पे जाएं, पी लीजिए, अली आफ्ताब सईद लिखें और वो सुने उनकी आवाज में, उनकी मुझे उनकी कॉम्पोजिशन, नुसरत फतेह अली खान साहब की तो है ही अच्छी, उनकी क्या, उनकी बंदा क्या तारीफ है, लेकिन अली आफ्ताब सईद ने भी बड़ा अच्छा उसको गाया। आपने कहा, मैंने उनको सुना, दो तीन बार सुना, बड़े डिफरेंट तरह से, और बड़े बड़ा एक गानों को सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगा, जिससे जो उनकी स्टाइल था, कॉम्पोजिशन जो उनकी थी। इसकी जो थी अली साहब की तो मैंने पहली बार सुना, नुसरत फतेह फतेह अली खान साहब का सुना ही था, पर इनका पहली बार सुना। तो कुल्हन साहब, आपका बातचीत करने का शराब का हमारा ये था कि शराब पीना ना पीना इंडिविजुअल फैसला है। शराब एक्सेस में पीजिए, उसके खतरात वो भी हैं। वायलेंस भी रहती है शराब को लेकर, कई लोग वायलेंस के इंसिडेंट भी रहते हैं। हम उसकी एडवोकेसी के लिए नहीं हमने ये प्रोग्राम किया, हमने सिर्फ ये प्रोग्राम आपसे इसलिए किया था, हमारे सामने को ये क्लियर होना चाहिए कि सोसाइटी में शराब को अगर पाबंदी लगाई जाए तो वो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन क्या किस तरह से करती है, और अगर ओपनली अवेलेबल हो तो वो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन किस तरह से करती है। और हाँ, अगर शराब की पाबंदी को लेकर वहां पे अगर पुश बैक होता है और कई तरह की चीजें होती हैं, तो ये भी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन को करती है किसी हद तक। जिस तरह से कहा, अगर हमें क्यों रखे शराब को, तो पाकिस्तान में रिलीजन को पुशबैक जरूर मिल रहा है, क्योंकि लोगों के और भी बड़े इश्यूज हैं जिनके ऊपर उनका जहन चल रहा है, और इंटरनेट के कारण दुनिया बड़ी हद तक खुल चुकी है। तो कुंवर साहब, आपने एक बार फिर अपना अपना कीमती वक्त दिया, हमें सोसाइटी के बारे में बताया, अपना इनसाइड व्यू बताया, और एंड में आपने गाया तो नहीं पर सामिन को सुनाया जरूर कि बाकी तब का हिसाब तब लेंगे, अब तो खुल के पी लीजिए। तो
जिनको पीना है, शाम का वक्त है, जो खुल के पीना है या हिसाब से पीना है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। पर हमारे वक्त का हिसाब जरूर है। तो आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तरुण साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करके हमेशा अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।